जय हिंद एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया हो यार। तो आज हम सीरीज़ 1 2023 का एग्ज़ाम डिस्कस करने जा रहे हैं, है ना। दिस इज सीरीज़ 1 2023 और ये है जीएस का पेपर सेट ए है जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं, है ना। तो इसको ना केवल सॉल्व करेंगे बल्कि कोशिश करेंगे उस सबकी एक्सप्लेनेशन देख पाए ना। सारे के सारे क्वेश्चन हम इसके अंदर सॉल्व करने जा रहे हैं 120 के 120। शायद कुछ पार्ट्स के अंदर वीडियो रिलीज हो, क्योंकि अगर मैं 120 के 120 क्वेश्चन एक ही उसके अंदर रिलीज करूँगा तो हो सकता है कि ये कई घंटे, 4 घंटे 5 घंटे इवन उससे ज़्यादा ही हो सकता है ना। तो कोशिश करूँगा पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 में इस वीडियो को लॉन्च किया जाए। तो चले शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन के सामने, स्प्रिंटर फील्स क्रैम्प्स एंड पेन इन द थाई मसल्स आफ्टर रन, दिस इज ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ। एक स्प्रिंटर होता है जो क्रैम्प्स और पेन फील करता है थाई मसल्स के अंदर आफ्टर अ रन। तो किस कारण होता है, किसकी एक्यूमुलेशन हो जाती है जिसके कारण उसको पेन फील होता है। कोई भी वर्कआउट, कोई भी इंसान जो वर्कआउट कर रहा होता है तो उसको जब वो हैवी वर्कआउट कर लेता है तो उसके मसल्स में पेन होना शुरू हो जाता है, जाहिर सी बात है ना। तो इसने पूछा है कि उसका रीज़न क्या होता है, क्या एक्यूमुलेट हो जाता है उसके मसल्स में जिसके वजह से उसको पेन फील होता है। ऑप्शन ए है लैक्टिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, पायरुविक एसिड या फिर इथेनॉल। इसका सही आंसर होगा लैक्टिक एसिड। जानते हैं रीज़न क्या है इसका। हमें पता होता है कि जो हमारी सोर्स ऑफ एनर्जी होती है कार्बोहाइड्रेट बच्चों, या फिर ग्लूकोज जिसको हम बोल रहे हैं, C6H12O6। C6H12O6। शायद ये कलर दिख नहीं रहा होगा, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ एक बार ना। C6H12O6 है ना। इसके ब्रेक डाउन होने के 3 तरीके होते हैं, देखो इसके अंदर मैंने दिया भी गया है। इसको ब्रेक डाउन होने के 3 तरीके होते हैं बच्चों, है ना। ये पहले टूटेगा, ये था 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। ये पहले ब्रेक डाउन होगा 3 कार्बन मॉलिक्यूल के अंदर, जिसको बोलते हैं पायरूवेट। क्या बोलते हैं बच्चों? पायरूवेट, है ना। फिर ये पायरूवेट फर्दर डिवाइड होगा। इस पायरूवेट के डिवाइड होने के 3 तरीके हैं। सबसे पहला है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, दूसरा था लैक ऑफ ऑक्सीजन, तीसरा था प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, है ना। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन मतलब जिसके अंदर ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी है लैक ऑफ ऑक्सीजन, जिसके अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाए। तीसरा है जिसमें पूरी पूरी ऑक्सीजन प्रेजेंट हो 100% और टोटली अबंडेंस हो उसकी ऑक्सीजन की। तो देखते हैं एक बार। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या बनता है, हमें इथेनॉल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, प्लस एनर्जी रिलीज होती है। जो शराब बनाई जाती है ना शुगर से, हमें पता है ना शुगर से अल्कोहल बनता है, तो उसके अंदर जो यीस्ट का यूज होता है, इसका यूज होता है, यीस्ट डाला जाता है शुगर सॉल्यूशन के अंदर। ये जनरली 8th क्लास के सिलेबस में भी आती है, साइंस के अंदर है ना। आई थिंक सेकंड चैप्टर है उसके अंदर ये दी गई है कि फिलहाल जैसे इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में एनर्जी रिलीज होती है। सेकंड है लैक ऑफ ऑक्सीजन। ये होता है जब हम वर्कआउट करते हैं, क्योंकि जब हम वर्कआउट करते हैं तो हमारे सेल्स को एनर्जी की ज़रूरत होती है, उतनी एनर्जी हमारे बॉडी में नहीं होती। तो क्या क्या करते हैं कि वो लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं, प्लस में एनर्जी, क्योंकि उस टाइम पे इंस्टेंट एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो इस वजह से लैक ऑफ ऑक्सीजन होने के कारण हमें हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, प्लस में एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है। थर्ड इज प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में वाटर प्लस एनर्जी। ये तो ट्रेडिशनल तरीका होता है ना। मेन था एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और लैक ऑफ ऑक्सीजन। आई होप समझ में आएगा ना आपको। तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं हो सकता, पायरुविक एसिड भी नहीं हो सकता और इथेनॉल भी नहीं है। खैर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, और साथ साथ ना कमेंट करके बताते जाओ कि सर मैं यहाँ से हूँ, मैं वहाँ से हूँ, है ना। कि अब मुझे आपको डाउट किस चीज़ में आ रहा है या फिर वीडियो कैसी लग रही है आपको ना, मुझे बताते जाओ, क्योंकि आपका फीडबैक ही है कि जो मुझे आगे इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा कि वीडियो की क्वालिटी कैसी हो या फिर कंटेंट को इम्प्रूव किया जाए। वो आपकी तैयारी कैसी चली, जो कुछ है पर कमेंट में लिखना जरूर है। ओके। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, ए लीफ वाज प्लक्ड फ्रॉम अ प्लांट ऑन अ सनी डे एंड केप्ट फॉर 2 मिनट्स इन अ बॉइलिंग वाटर। एक लीफ है जिसको तोड़ा गया प्लांट से और उसको क्या किया गया, 2 मिनट के लिए बॉइलिंग वाटर में डिप किया गया। आप इमेजिन करो, आपने कुछ लीव्स तोड़े, कुछ पत्ते तोड़े पेड़ से, उसको पानी में उबाल दिया, क्या होगा। आपने देखा होगा ना, सर्दियों में हम नीम के पत्ते तोड़ के लेके आते हैं,
है ना, उसको पानी के अंदर उबालते हैं तो क्या होता है कि कुछ जो लूजली पैक्ड क्या बोलते हैं उनका, वो होते हैं, पानी का कलर थोड़ा सा ग्रीन ग्रीन हो जाता है ना, हल्का हल्का। तो जो ग्रीन पिगमेंट होते हैं ना उसके लीव्स के, तो वो ग्रीन पिगमेंट होते हैं वो डिजोल्व होने शुरू हो जाते हैं बच्चों। कुछ पूरे तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ हद तक ग्रीन पिगमेंट डिजोल्व होने शुरू हो जाते हैं इसके अंदर। फिर इसने लिखा इट वाज सब्सिक्वेंटली इमर्ज इन बॉइलिंग अल्कोहल, उबलते हुए अल्कोहल के अंदर उसने डाल दिया। जब जैसे ही उबलते हुए अल्कोहल के अंदर डालेंगे ना बच्चों, जो सारा का सारा बचा हुआ जो ग्रीन पिगमेंट है वो इसके अंदर डिजोल्व हो जाएगा। सारा का ग्रीन पिगमेंट था वो उसके अंदर डिजोल्व हो जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा कि हमारे पास कलरलेस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? कलरलेस हो जाएगा हमारा वो, कलरलेस या फिर ऑलमोस्ट हम क्या बोलते हैं उसको, वाइट कलर का कुछ बोल सकते हैं, है ना, जिसके अंदर पत्ते के अंदर ग्रीन पिगमेंट बचेगा ही नहीं। जब ग्रीन पिगमेंट ही नहीं बचेगा, या तो थोड़ा वाइटिश फेड वाइट या फिर कलरलेस हम बोल सकते हैं, उस कलर का वो पत्ता हो जाएगा बच्चों। एंड ट्रीटेड विद आयोडीन सॉल्यूशन। अब ये है असली बात बच्चे, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन आगे वाली बात पे ध्यान नहीं देते हैं। ट्रीटेड विद आयोडीन सॉल्यूशन। आयोडीन सॉल्यूशन ये भी अगर एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि जब किसी चीज़ के अंदर स्टार्च की प्रेजेंस चेक करनी होती है ना, कि उसके अंदर स्टार्च है कि नहीं है, तो हम किसका यूज़ करते हैं बच्चों? आयोडीन सॉल्यूशन का यूज़ करते हैं। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर ग्रीन पिगमेंट नहीं है, अब प्योर क्या बचा हमारे पास? स्टार्च ही है बच्चों, है ना, स्टार्च या फिर कार्बोहाइड्रेट है। जब इसके अंदर हमें आयोडीन सॉल्यूशन मिलाता है तो उसका कलर चेंज होके ब्लूइश कलर हो जाता है बच्चों, ब्लूइश या फिर वॉयलेट सा कलर हो जाता है ना। तो आंसर विल बी द सी, सी विल बी द राइट ऑप्शन। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे पहुँचते हैं। कहीं भी डाउट हो ना वहीं पे टाइमलाइन अलॉट करके और मुझे कमेंट सेक्शन पूछ लिया करो कि सर ये वाला पार्ट हमें समझ नहीं आया, शॉर्ट फॉर्म में या फिर किसी और तरीके से मैं आपको समझाने की जरूर कोशिश करूँगा। If the red blood cell of a human blood are isolated and are diluted in normal saline and isotonic solution to the blood, what will happen to the RBC? क्या होगा RBC के साथ? अगर रेड ब्लड सेल बचे हमारे पास, है ना, RBC, उसको क्या कर दिया? डाइल्यूटेड इन नॉर्मल सलाइन इन आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ये है सारी बात बच्चों, इन आइसोटोनिक सॉल्यूशन। 3 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं बच्चों हमारे पास, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक। हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक, जो 3 टाइप के हमारे पास क्या होते हैं। उससे पहले हम ये समझो कि ऑस्मोसिस क्या होता है। ऑस्मोसिस होता है बच्चों द फ्लो ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। मतलब कि हमने ये देखा होगा कि जब पानी के अंदर हम किशमिश को डाल देते हैं ना, तो किशमिश कुछ दिन के बाद या फिर आफ्टर 24 आवर्स वो फूल जाती है। उसका रीज़न होता है, उसका रीज़न ये होता है कि जो पानी है, पानी कंसंट्रेशन किशमिश के अंदर कम है और बाहर ज़्यादा है, तो इस वजह से पानी अंदर चला जाता है थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन या फिर सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन, है ना। तो उसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस भी 3 टाइप का होता है, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक। हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक। हाइपरटोनिक मतलब जिसकी सॉल्यूट और सॉल्वेंट की अमाउंट में इसकी डिफरेंस होता है ना।
जाते हैं तो डॉक्टर ब्लड प्रेशर चेक करता है कई बार, है ना। तो ब्लड प्रेशर चेक करता है ना, तो वो बताता है कि भाई 118/78 है, या फिर ऐसा कुछ है भाई 126/75, ऐसा कुछ बताता है वो, है ना। 126/75 वट एवर जो भी रीडिंग हो वो बताता है कि अब ब्लड प्रेशर लो है या हाई है, जो कुछ होगा वो बता देता है। वो क्या होता है, कैसे बताता है वो, हमारे इसमें आर्म्स के ऊपर, बाजू के ऊपर एक वो पट्टी से बांधता है, फिर उसे पंप करता है, उसके बाद फिर उसको रिलीज़ कर देता है, तो रीडिंग आ जाती है ना। उसका कनेक्शन होता है हमारे जो हार्ट से जो वीन्स और आर्टरीज जाती है ना, जो उससे उसका कनेक्शन होता है। खैर समझते हैं अभी उसको। ये मान लेते हैं ये हमारा हार्ट है, एक बार कुछ रफली सा बना देते हैं इसका डायग्राम ना। ये हमारा हार्ट है, तो इसके 4 चैम्बर होते हैं, है ना। मैं 4 बना देता हूँ, क्या हो गया ये, कोई समझने के काफ़ी है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 चैम्बर हो गए इसके ना। तो ये होता है बच्चों राइट ऑरिकल, ये होता है राइट ऑरिकल, और ये होता है लेफ्ट ऑरिकल। ऐसे फिर नीचे नीचे होता है लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट, अरे यार रुक क्यों जा रहा है बार बार, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल, है ना। इसको जो, हाँ अब आते हैं क्वेश्चन पे। सॉरी बच्चों, ये थोड़ा सा लैग कर रहा है ना, तो इसका रीज़न होता है वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। पहला है वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन, यही होता है बच्चों। ये नीचे वाली वेंट्रिकल्स होते हैं ना हमारी, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना, तो हमारे वीन्स जो होते हैं उन पर प्रेशर बढ़ जाता है। जब वीन्स को प्रेशर बढ़ जाता है तो हमारी रीडिंग आती है 120 के आसपास, है ना। और जब क्या बोलते हैं वेंट्रिकल रिलैक्स हो जाती है ना, तब हमारी रीडिंग कम आती है, वेंस भी रिलैक्स हो जाती है, तो 80 के आसपास वो रीडिंग आती है। तो रीज़न होता है वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन। ओके, आगे बढ़ते हैं। सॉरी गाइस, एक्चुअली रीज़न ये है क्योंकि आज ये जो राइटिंग पैड है थोड़ा अच्छे से काम नहीं कर रहा, थोड़ा सा मैनेज कर लेना ना, क्योंकि वैसे भी आप फौज में जा रहे हो तो थोड़ा बहुत मैनेज करना आना चाहिए आपको भी, ठीक है। ऑल्दो मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में ऐसी कोई प्रॉब्लम ना आए, और क्योंकि शुरू करना था ना भाई मुझे भी, तो कहीं से तो शुरू करता, परफेक्शन का वेट करते करते मैं भी शुरू नहीं कर पाता, है ना। दैट्स द रीज़न। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास, A person burnt a firecracker in front of a cliff and heard its echo 5 seconds after it burst. The distance of the cliff from the person, if the speed of sound is 340 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, बहुत ईजी फिजिक्स का क्वेश्चन है। स्पीड हमने दे दी कितनी, 340 मीटर पर सेकेंड, 340 मीटर पर सेकेंड। ओके, हमें निकालनी है क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है हमें। डिस्टेंस कितनी होगी, और टाइम इसने दे दिया 5 सेकेंड। अच्छा, 5 सेकेंड के बाद इको सुनी है ना, 5 सेकेंड के बाद इको सुनाई गई है। अगर इको सुनी है ना, जस्ट फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ओके, मैंने यहाँ से आवाज़ दी, अगर मेरे को इको सुनी है ना, तो एक बार तो आवाज़ ऐसे जाएगी, फिर उसके बाद आवाज़ वापस आएगी, वापस आके मुझे सुनाई देगी, तब मैं नोट करूँगा कि मुझे मेरी इको सुनी है
है ना। तो डिस्टेंस कितने ट्रैवल की उसने, डबल डिस्टेंस ट्रैवल किया बच्चों, है ना। या फिर हम ऐसा बोल सकते हमने निकालना क्या है, हमें निकाला डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ फ्रॉम द पर्सन, इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक की जो टाइम लगा है, जाने में भी लगा है और आने में भी लगा है। स्पीड तो सेम है तो टाइम भी कितना लगेगा, हाफ हो जाएगा बच्चा। एक साइड का, दो साइड का टाइम लगा 5 सेकेंड, तो एक साइड कितना हो जाएगा 2.5 सेकेंड, है ना, ईजी है। तो स्पीड होती है हमारे पास डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितनी दे रखी थी इसने, 340 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस हमें निकालनी तो टाइम आ जाएगा 2.5 सेकेंड, है ना। तो डिस्टेंस हमारे पास निकल के आएगी 340 मल्टीप्लाई बाई 5/2, 2.5 को 5/2 भी लिख सकते हैं ना, 2 से कट गया ये 175 जा 850, ये आ जाएगा 850 मीटर। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। मेन बात ये थी कि जो टाइम है ना, टाइम हाफ हो जाएगा इसका, क्योंकि इको तब सुनाई देती है जब दोनों साइड से डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द माइक्रोफोन इन द स्पीकर ऑफ ए मोबाइल फोन। माइक्रोफोन और जो स्पीकर होता है उसका, दोनों में उनके बारे में कुछ स्टेटमेंट दी गई है। हमको देख के समझ के मुझे ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। द माइक्रोफोन कन्वर्ट्स साउंड टू ए मैकेनिकल सिग्नल। साउंड को मैकेनिकल सिग्नल में तो नहीं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हो, ये मैकेनिकल नहीं आएगा, नहीं। द माइक्रोफोन कन्वर्ट साउंड टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ये बात सही है। द स्पीकर कन्वर्ट्स मैकेनिकल सिग्नल टू, नहीं, साउंड को मैकेनिकल सिग्नल को नहीं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को साउंड में कन्वर्ट करता है। द स्पीकर कन्वर्ट्स एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू साउंड, ये सही बात है। तो 2 और 4 सही है हमारा, 1 और 3 नहीं 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 नहीं, 2 और 4 है ना, इजी था। पर एक बार पढ़ने से ही सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास 100 watt इलेक्ट्रिक बल्ब इज यूज्ड 10 hours a day. How many units of electrical energy are consumed by the bulb in 3 days? 100 वाट का इलेक्ट्रिक बल्ब है ना, वो हर रोज 10 घंटे जलाया जाता है, ठीक है। तो 3 दिन के अंदर कितनी कितनी यूनिट निकालेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। देखो एक बार, हमारे घर में जो बिजली आती है ना बच्चों, जो बिजली का बिल आता है वो आता है रीडिंग के ऊपर, कि कितनी रीडिंग निकाली। रीडिंग मतलब कितनी यूनिट बिजली हमने कंज्यूम की है ना। तो उस हिसाब से तो इसने यूनिट देके तो और काम ईजी कर दिया। 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। अब तो कुछ बचा ही नहीं है ना, यूनिट ही पूछी इसने अंदर। तो 1 किलोवाट आवर 1 यूनिट के बराबर है ना। 100 वाट का बल्ब हर दिन 10 घंटे जला और 3 दिन तक जला, तो कितना हो गया ये आ गया 3 के 1 2 3, 3 जीरो ना, 1 2 3, तो 3000 वाट आवर, यानी इसको मैं बोल सकता हूँ 3 किलो वाट आवर, है ना। मतलब 3 यूनिट उसने कंज्यूम की है ना। तो 3 यूनिट मतलब ए विल बी द राइट आंसर, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 है। द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर ए पार्टिकल मूविंग in a straight line with the uniform acceleration gives the area under the velocity time graph for a particle moving in a straight line with uniform velocity gives। बेसिकली इसने पूछा एरिया है ना। एरिया जैसे कि हम लोग को पता होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है, तो अगर हम इस लॉजिक से भी निकालेंगे ना तो भी हो जाएगा। जैसे ये वेलोसिटी टाइम, अच्छा ये मान लेता हूँ वेलोसिटी हो जो है ना, ये है टाइम। इस एक्सिस पे टाइम ले लिया हमने, इस एक्सिस पे वेलोसिटी ले ली। मूविंग इन स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन गिव्स, क्या देगा। अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है ना, अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो एरिया अंडर द कर्व, क्या एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एरिया कैसे निकालेंगे, अगर ये ग्राफ का एरिया है वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम, और वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम क्या आता है, डिस्टेंस आता है, डिस्प्लेसमेंट आता है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट आता है। वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम क्या आएगा हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट आएगा। द एवरेज वेलोसिटी द नेट डिस्प्लेसमेंट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट द एवरेज स्पीड। ऑप्शन नंबर बी द नेट डिस्प्लेसमेंट। आप मुझे कमेंट में बताओ कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या अंतर होता है।
है ना, कुछ तो अंतर होता होगा दोनों में, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस में। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 10, द पावर ऑफ ए लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। अगर किसी की फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है ना, तो हमें पावर बतानी कितनी होगी। पावर होती है हमारे पास 1/f, ठीक है। लेकिन 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 यहाँ पे सारे डायोप्टर में दे रखे हैं ना, पावर क्या यूनिट डायोप्टर होती है, और फोकल लेंथ की लेंथ है तो लेंथ की यूनिट सेंटीमीटर थोड़ी ना होती है, ऐसा यूनिट भाई उसकी उसकी मीटर होती है ना। तो हम लिखेंगे 1/f, फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे तो नीचे डिवाइड वाला 100 ऊपर ऊपर आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो पावर होगी 10 डायोप्टर बच्चों, है ना। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आएगा क्वेश्चन नंबर 11, consider the following statement regarding the burning of magnesium ribbon in air. White powder of MD is formed. क्लास 10 का बच्चों, क्लास 10 का पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसके अंदर से डायरेक्ट उठा के दे रखा है एनसीईआरटी का, साइंस की एनसीईआरटी से, है ना। कि वाइट पाउडर जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते तो क्या होगा, वाइट पाउडर ऑफ एमजी इज फॉर्म्ड, बिल्कुल सही है बच्चों। वाइट पाउडर जब हम उसको रिबन जलाते हैं तो वाइट पाउडर बनता है। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कम्बशन रिएक्शन, हाँ बिल्कुल सही है। हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस्ड, ये भी सही है। 1, 2 एंड 3 डायरेक्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी से। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द रिएक्शन गिवन बिलो आर करेक्ट। जो नीचे जो रिएक्शन दे रखी है ना, उनके बारे में बताना कौन कौन सी रिएक्शन सही है। CaO plus H2O आफ्टर द रिएक्शन गिव्स आउट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस में हीट, सही है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, है ना। तो पहला है क्विक लाइम इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग ऑफ फ्लोर। पहले समझो क्विक लाइम क्या होता है, जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है ना बच्चों, ये होता है क्विक लाइम। क्या होता है क्विक लाइम? एक होता है ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये होता है स्लैग्ड लाइम। क्या है स्लैग्ड लाइम? इसको याद करने का तरीका मैं बता देता हूँ। CaO कैल्शियम ऑक्साइड छोटा सा है ना, CaO क्विक है, बहुत क्विक है ना, तो हम किसको याद करेंगे क्विक लाइम। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड थोड़ा बड़ा है तो हम उसको स्लैग्ड भी थोड़ा बड़ा है ना, तो हम क्या कैसे याद करेंगे उसको, स्लैग्ड लाइम से याद कर लेंगे। एक आता है फिर कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट जिसको चूना भी बोलते हैं बच्चों, चूना या फिर मार्बल भी बोलते हैं इसको। हालांकि चूना में और मार्बल में अंतर होता है, लेकिन केमिकल फॉर्मूला दोनों का सेम होता है। देखो क्विक लाइम इज यूज एज वाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स, नहीं, वाइट वॉशिंग के लिए हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करते हैं बच्चों। ये कैल्शियम ऑक्साइड ये वो होता है जो बाजार से हम खरीद के लेकर आते हैं, जब घरों में हम कुछ वाइट वॉशिंग करते हैं, है ना, तो जो बाजार से लेके आते हैं तो वो कैल्शियम ऑक्साइड होता है। क्या हम इसकी वाइट वॉशिंग करते हैं? नहीं, हम वाइट वॉशिंग करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, उसको पानी मिला के करते हैं ना, वो बहुत गर्म हो जाता है। फिर आता है द सॉल्यूशन ऑफ सेलेक्ट लाइम इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स। अब देखो या तो फिर ये होगा या फिर ये होगा, है ना। अगर हम फॉर एग्जांपल हमको नहीं पता है कि कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से कौन सा आएगा, तो इनमें से देखते हैं हम क्या कैसे करते हैं। या तो क्विक लाइम का यूज़ होता है या फिर सेलेक्ट लाइम का यूज़ होता है, यानी 1 और 2 दोनों इकट्ठे कभी नहीं आएंगे, है ना। तो या तो 1 आएगा या फिर 2 आएगा। फिर देखते हैं द सॉल्यूशन ऑफ सेलेक्ट लाइम यूज, हाँ ये बात सही है कि सिलेक्ट टाइम का ही यूज़ होता है, तो ये तो 2 तो होगा सही। फिर आता है कैल्शियम ऑक्साइड स्लोली रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर टू फॉर्म ए थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन द वॉल्स। ये बोला कैल्शियम ऑक्साइड CO2 से रिएक्ट करता है और बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बात है सही है बच्चों? नहीं, हम जब घर पे वाइट वॉशिंग करते हैं ना, तो हमने देखा होगा कि जब हम वाइट वॉशिंग करते हैं तो उस पर इतनी जल्दी उस पर शाइनिंग लेयर नहीं आती, 2 दिन 3 दिन वेट करते हैं ना, उसके बाद उस पर शाइनिंग लेयर आती है। वो शाइनिंग लेयर होती है कैल्शियम कार्बोनेट की, है ना। वो एक्चुअली होता है रिएक्शन ये है कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है ना, ये रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड से और फिर बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस में वाटर, ठीक है। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी सिलेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है फिर बनता है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस में वाटर, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्साइड ये नहीं आएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज कॉल्ड सिलेक्ट लाइम,
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज कॉल्ड सिलेक्ट इज एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इनऑर्गेनिक का मतलब उसके अंदर कार्बन का, हाइड्रोजन का, इनका इन जैसे कंपाउंड नहीं है। मेन हाइड्रोजन को एक अभी के लिए छोड़ देते हैं क्योंकि मेन होता है कार्बन। ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सुनी होगी ना आपने। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किससे डील करती है? कार्बन कंपाउंड से डील करती है ना। क्या इसके अंदर कार्बन होता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर? नहीं, कार्बन नहीं होता। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, 2 और 4, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट पाउडर ओवर ए फ्लेम आर करेक्ट? ये भी अगेन क्लास 10 का क्वेश्चन है। क्या होगा अगर हम लेड नाइट्रेट पाउडर को फ्लेम के ऊपर हीट करें तो क्या होता है बताइए एक बार। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है बच्चों PbNO3 का ट्वाइस, PbNO3 का ट्वाइस। इसे कलर चेंज कर, इस पर वाइट कलर कैसा रहेगा? PbNO3 का ट्वाइस है ना। तो ये होगा, आई थिंक ये सही, ये ज़्यादा ठीक दिख रहा है ना। तो ये बना था PbO लेड ऑक्साइड प्लस में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस में बना था फिर ऑक्सीजन गैस। बैलेंस नहीं करा हम अभी, फिर आगे समझो। इसके जो नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है बच्चों, ये ब्राउन फ्यूम्स देती है, ब्राउन फ्यूम्स देती है। हर गैस का अपना एक टेस्ट करने का तरीका होता है। हमें कैसे पता कि ये वाली गैस रिलीज हुई कि नहीं हुई है? जैसे कि हाइड्रोजन गैस होती है, वो क्या देती है? पॉप साउंड देती है। हाइड्रोजन गैस क्या देती है? पॉप साउंड देती है। ऐसे ही NO2 क्या देगा हमें? ब्राउन फ्यूम्स के साथ बर्न होगा। ठीक है, तो PbNO3 का होल ट्वाइस, तो लेड ऑक्साइड प्लस में हमें पास नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलेगा, प्लस में ऑक्सीजन गैस रिलीज हो जाएगी बच्चों। ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन इज रिलीज्ड, क्या ये बात सही है? हाँ, पहले स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा, कलरलेस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड, ये भी सही है। इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इट इज़ एग्जांपल थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ फॉर द प्रोडक्शन, ये भी सही है। ऑक्सीडेशन का नहीं बच्चों, ये रिडक्शन का एग्जांपल है बच्चों, ऑक्सीडेशन नहीं होगा। ऑक्सीडेशन होता है, मैं बता देता हूँ। ऑक्सीडेशन होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, कि इस रिएक्शन के अंदर एडिशन ऑक्सीजन ऐड हुई है कि रिलीज हुई है बच्चों? रिलीज हुई है। इसके कारण क्या है? ये रिडक्शन है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। आई होप 13 वाला आपको समझ में आया होगा ना। 14 पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन? इनमें से कौन सा ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं है? बताइए कौन सा इसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं है? रस्टिंग ऑफ आयरन ऑक्सीडेशन है? ऑफ कोर्स है भाई। आयरन होता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है ना। उसके बाद Fe2O3 बन जाता है, प्लस वाटर भी, ऑब्वियसली वाटर भी होगा इसके अंदर। वाटर पर मॉइस्चर प्रेजेंस होनी जरूरी है ना। Fe2O3। नेक्स्ट हमारे पास ओपनिंग ऑफ सोडा बोतल। सोडा बोतल को ओपन करने से क्या ऑक्सीडेशन होता है क्या? नहीं, ये नहीं है। रेंसिडिटी, रेंसिडिटी होता है जब खाना सड़ जाता है ना बच्चों, रेंसिड हो जाता है, बासा हो जाता है, मतलब बासी खाना जो होता है वो रेंसिड होता है एक्चुअली, है ना। वो क्या ऑक्सीडेशन का एग्जांपल है? हाँ, ऑक्सीडेशन का एग्जांपल है। क्योंकि जो ऑयली, जो फैट्स फैटी जो आइटम्स होते हैं ना, फूड आइटम्स हो जाते हैं, वो कुछ दिन के बाद स्मेल आनी शुरू हो जाती है। यही कारण होता है कि जो पैकेट्स होते हैं, चिप्स होते हैं, पैकेट्स होते हैं, उनमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है ताकि ऑक्सीडेशन ना हो। कम्बशन ऑक्सीडेशन का एग्जांपल है। हाँ, ये भी है। तो कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर आंसर आ जाएगा, आंसर नंबर बी बच्चों, है ना। तो ये हमारा सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। ये क्वेश्चन हमारा ज्योग्राफी से रिलेटेड है, इंडियन ज्योग्राफी से टू बी प्रिसाइज। कंसिडर द फॉलोइंग क्लूज अबाउट स्टेट ऑफ इंडिया, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़। हम कुछ बच्चों 3 स्टेटमेंट दे रखी हैं, इनको पढ़ के हमें ये बताना है कि इनमें से इन क्लूज को पढ़ के आपको क्या लग रहा है कि कौन सा स्टेट है। इट इज़ नोन एज लैंड ऑफ रेड रिवर एंड ब्लू हिल्स। ये रेड रिवर की धरती है और ब्लू हिल्स भी यहाँ पे मिलता है। बताओ रेड रिवर किसको बोलते हैं? वो भी हम बताएंगे अभी, है ना। कलर चेंज कर देता हूँ एक बार। नेक्स्ट हमारे पास, इट कंटेन्स 3 ऑफ द 6 फिजियोग्राफी डिवीजन। 6 फिजियोग्राफी डिवीजन होते हैं ना, 6 में से 3 फिजियोग्राफी डिवीजन यहाँ पे मिलते हैं। लेट्स सी, इट कवर्स 2.39% ऑफ द टोटल एरियाज ऑफ द कंट्री।
ये बहुत वो वाली स्टेटमेंट है, एम्बिगुअस स्टेटमेंट, मतलब इसको पढ़ के हम नहीं बता सकते ना यूजुअली। आई डोंट नो कि इतना बड़ा कोई आइंस्टीन तो है नहीं कि इसको एरिया भी पता होगा कि मतलब इतने परसेंटेज एरिया किसी स्टेट का। आपको शायद आपके स्टेट का ये नहीं पता होगा आपका स्टेट कितने परसेंट एरिया ऑक्यूपाई करता है ना। होप सो शायद पता भी हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल को नहीं पता होता है। खैर, लैंड ऑफ रेड रिवर पे आते हैं एक बार। रेड रिवर हमारे यहाँ बोला जाता है बच्चों ब्रह्मपुत्र को। ब्रह्मपुत्र को और भी बहुत सारे नाम से जाना जाता है। कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे। ब्लू हिल्स, नीली पहाड़ियाँ, ये बोला जाता है बच्चों हाफलोंग कार्बी हिल्स को। हाफलोंग, हाफलोंग कार्बी हिल्स को बोला जाता है बच्चों। ये दोनों कहाँ, ब्रह्मपुत्र देखते ब्रह्मपुत्र कहाँ से आ रही है। ब्रह्मपुत्र आते हैं बच्चों ये चाइना से होते हुए अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है। एक पहाड़ होता है बच्चों यहाँ पे, एक पहाड़ है जिससे टर्न होके इधर को आती है। उस पहाड़ का नाम बताओ जिस उस वैली, एक वैली है जहाँ पे जाके बिल्कुल शार्प टर्न लेती है ब्रह्मपुत्र नदी, है ना। तो बहुत बार कंपटीशन में पूछा गया है। तो बताइए उस वैली का, उस माउंटेन का नाम क्या है। फिर आता है इट कंटेन्स 3 ऑफ द 6 फिजियोग्राफी डिवीजन ऑफ इंडिया। इसके अंदर क्या होगा, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, आसाम या छत्तीसगढ़। कर्नाटका नहीं हो सकता, आंध्र प्रदेश नहीं, नहीं है। कर्नाटका में क्या जाती है क्या ब्रह्मपुत्र नदी, नहीं। आंध्र प्रदेश में भी नहीं जाती, छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ भी नहीं होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा सी, आसाम। देखो 6 फिजियोग्राफी डिवीजन होते हैं बच्चों, इसको समझ लेते हैं एक बार। ये अब ये कीवर्ड हो समझ में आ जाएगा हमें। 6 फिजियोग्राफी डिवीजन कौन से होते हैं। नंबर 1 माउंटेन, माउंटेन है इसमें अंदर, हाँ भाई बिल्कुल है, ब्लू हिल्स माउंटेन में ही आता है। दूसरा है हमारे पास प्लेटू, प्लेटू, ठीक है। थर्ड है हमारे पास प्लेन, प्लेन एरिया। फोर्थ है हमारे पास कोस्टल एरिया। फिफ्थ हमारे पास आइलैंड, और सिक्स्थ है हमारे पास डेजर्ट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेजर्ट। टोटल 6 होते हैं बच्चों हमारे पास, है ना। माउंटेन, प्लेटू, प्लेन, कोस्टल एरियाज, आइलैंड और डेजर्ट। टोटल 6 हैं। 6 में से 3 है। 3 कौन कौन से हैं, माउंटेन भी होगा एक, तो प्लेटू भी है, हाँ बिल्कुल प्लेटू भी होगा, और प्लेन भी होंगे बच्चों। कोस्टल एरिया है नहीं, आइलैंड है नहीं, डेजर्ट है बिल्कुल नहीं। तो माउंटेन, प्लेटू और प्लेन एरिया 3 इसके अंदर होते हैं। आसाम विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 पे। ये अगर आपका फीडबैक अच्छा है ना बच्चों, तो फिर ये PYQ की सीरीज हम जारी रखेंगे, है ना। तो इंग्लिश का भी, मैथ्स का भी और GS का भी, हर पेपर को बहुत अच्छे से रिसर्च करके R&D करके ना ऐसे सॉल्व करेंगे हम। मतलब कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट डेटा छूट ना पाए हमारी, है ना। इस तरीके से हम उसको सॉल्व करेंगे। और लेट्स सी, देखते हैं कि इनिशिएटिव सक्सेसफुल रहता है या फिर लेट्स सी। अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ स्टेट्स शेयर बाउंड्री विद तेलंगाना। तेलंगाना के साथ कौन सी बाउंड्री, मतलब कौन कौन से स्टेट बाउंड्री शेयर करते हैं बताइए। तेलंगाना ना इंडिया का एक 29 स्टेट था जो, इंडिया का, अरे भाई भाई क्या हो गए, इंडिया का 29 स्टेट था है ना। कब बना था ये बना था हमारे पास बच्चों 2014 में। किससे अलग होकर बना था, आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था बच्चों। AP स्टैंड फॉर आंध्र प्रदेश, नॉट अरुणाचल प्रदेश, है ना। तो इसकी बाउंड्री किससे शेयर होगी, ओडिशा से शेयर होगी। देखिए, आंध्र प्रदेश से कर्नाटका, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, MP, सॉरी आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र। किससे होगी बच्चों बताइए। ये बच्चों ओडिशा है ना, ओडिशा। अब ध्यान से देखोगे ना, तो ओडिशा से बाउंड्री शेयर नहीं करता बच्चों। ये हमारे पास मैप है, ये तेलंगाना, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ना, ये तेलंगाना। चेक करिए क्या ये ओडिशा से बाउंड्री शेयर करता है क्या।
ये तो आंध्र प्रदेश है, देखो आप ध्यान से देखो, मैं जूम कर देता हूँ आपके लिए थोड़ा सा, शायद आपको दिख भी जाए। देखो एक बार थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ मैं। ये है तेलंगाना, टू बी प्रिसाइज, ये है तेलंगाना। अब ध्यान से देखोगे ना, तो क्या ये उड़ीसा से बाउंड्री शेयर कर रहा है? देखो एक बार ये, हाँ उड़ीसा से शेयर कर रहा है, छत्तीसगढ़ से शेयर कर रहा है, छत्तीसगढ़ से शेयर कर रहा है, महाराष्ट्र से, कर्नाटका से और आंध्र प्रदेश से। ठीक है, इसके अंदर देखते हैं एक बार। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, एक से देखते हैं। देखते हैं एक बार। क्या ये अभी हमने देखा ये छत्तीसगढ़ से बाउंड्री शेयर कर रहा है ना? तो छत्तीसगढ़ तो किस किस में देखते हैं एक बार। छत्तीसगढ़ इसमें भी है, छत्तीसगढ़ और कहाँ है? छत्तीसगढ़ इसमें भी है, इन दोनों में नहीं है ना। और हम देखते हैं फिर उसके बाद क्या हो रहा है भाई, ये अपने आप क्या चल रहा है। भाई इसने परेशान कर दिया यार, जब लिखता हूँ तो जो लिखना चाह रहा हूँ वो लिख नहीं रहा है ये, और अपने आप खुद से चल जाता है जब उसकी मर्जी होती है। देखते हैं बार। तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से बाउंड्री शेयर करता है, बिल्कुल आंध्र प्रदेश से भी करेगा, आंध्र प्रदेश से करेगा, आंध्र प्रदेश से करेगा, आंध्र प्रदेश करेगा। महाराष्ट्र इसमें भी है, और क्या महाराष्ट्र शेयर से करता है? महाराष्ट्र से भी शेयर करेगा। कहाँ किससे नहीं करेगा, हमें वो देखना ना पहले। क्या ये मध्य प्रदेश से बाउंड्री शेयर करता है? तेलंगाना मध्य प्रदेश बाउंड्री शेयर करता है? बिल्कुल नहीं। तो मध्य प्रदेश से नहीं करता, मध्य प्रदेश को कर दो। ये नहीं होगा, एक तो ये नहीं होगा, है ना। बचे ए और डी। ए और डी में छत्तीसगढ़ आता है क्या? इसमें छत्तीसगढ़ है। और किसका डिफरेंस है? आंध्र प्रदेश से शेयर करता है, कर्नाटका से भी, दोनों भी कॉमन है, महाराष्ट्र भी कॉमन है। तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा का अब देखते हैं, छत्तीसगढ़ से बाउंड्री शेयर करते हैं। हाँ छत्तीसगढ़ से करता है बच्चों। और ये उड़ीसा से बच्चों ध्यान देना, शायद से मैं प्रॉब्लम, लेकिन उड़ीसा से बाउंड्री शेयर नहीं करता जहाँ तक मेरी नॉलेज है ना। दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग इट। तो ऑप्शन आंसर नंबर डी हो जाएगा इसका। टू बी प्रिसाइज, ये उड़ीसा से बाउंड्री शेयर नहीं करता जहाँ तक आप एक गो थ्रू दोबारा आप चेक कर सकते हो इसको, लेकिन मेरी नॉलेज ये बोलते हैं कि उड़ीसा से बाउंड्री शेयर नहीं करता है ना। आंसर हो जाएगा इसका डी ऑप्शन, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र। ऐसे मैप से क्वेश्चन हर बार आते हैं ना, मतलब या तो आप सीरीज 1 में आएगा, फिर सीरीज 2 में आएगा, लेकिन जरूर मतलब मैप तो इसका एक हाईलाइटेड पार्ट रहता है। पैट क्वेश्चन होते हैं मैप से जरूर पूछा जाता है कोई ना कोई। क्वेश्चन नंबर 17 है, रानी टोल्ड हर फ्रेंड दैट द लास्ट ईयर शी डिड बोटिंग इन 4 डिफरेंट लेक्स, नेमली लोकटक, बारापानी, कोलेरू, पुलिकट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डिड शी विजिट? सबसे पहले उसने विजिट किया है लोकटक में। लोकटक के बारे में कुछ बातें बता देता हूँ आपको। लोकटक है ना एक लोकटक एक फ्लोटिंग लेक है, वर्ल्ड की 1 एंड ओनली फ्लोटिंग लेक उसको बोलते हैं, तैरती हुई झील। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि ये लेक किसी के ऊपर तैर रही है, नहीं, इसके ऊपर है बच्चे स्पेशल टाइप की घास मिलती है, उसके ऊपर पूरी कॉलोनीज या फिर ये बोल सकते हैं कि लोग रहते हैं उनके ऊपर, है ना। लोग घर भी बनाते हैं उनके ऊपर रहते हैं, ऐसा लगता है लोग तैरते हुए किसी लैंड पे रह रहे हैं। दैट्स वाई इसको फ्लोटिंग लेक ही बोला जाता है ना। ये कहाँ पे? मणिपुर में। एक टूरिस्ट प्लेस भी है लोकटक लेक, बहुत फेमस टूरिस्ट प्लेस है। नेक्स्ट है बारापानी। नेक्स्ट क्या हमारे पास? बारापानी। ये बारापानी भी बच्चों मेघालय में है। बारापानी कहाँ पे है? मेघालय में। मेघालय में दो जगह हैं, चेरापूंजी और क्या हो गई, एक तो होती है चेरापूंजी और एक मौसिनराम, जहाँ पे वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा बारिश होती है। खैर हमें सिर्फ अभी के लिए देखना है कि बारापानी कहाँ पे है, दैट इज़ इन मेघालय। फिर आता है कोलेरू और पुलिकट। कोलेरू पुलिकट ये मैं आपको मैप से समझाऊँ तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। है ना। तो कोलेरू बेसिकली आंध्र प्रदेश में है,
और पुलिकत है, पुलिकट हमारे पास है बच्चों तमिलनाडु के अंदर, लिख लिया भाई, तमिलनाडु के अंदर, ठीक है। फिलहाल समझो एक बात, देखो पहले कोस्ट और जगह को समझ लेते हैं, तो आपको इसके अलावा भी जो इम्पोर्टेंट जगह है मैं बता देता हूँ। सबसे पहले गुजरात का ये वाला जो रीजन होता है जिसको बोलते हैं काठियावाड़ कोस्ट। कौन सा कोस्ट? काठियावाड़, काठियावाड़। दूसरा है हमारे पास फिर कोंकण कोस्ट, इसके जस्ट नीचे आता है कोंकण कोस्ट। कोंकण, मैं हिंदी में लिख देता हूँ, कोंकण कन्नड़, यह है कन्नड़ कोस्ट। कोंकण कन्नड़ मालाबार, कोंकण कन्नड़, मेरे साथ साथ बोलोगे याद हो जाएगा, कोंकण कन्नड़ मालाबार, मालाबार, ओके। इधर होता है बच्चों उत्कल कोस्ट, कौन सा कोस्ट? उत्कल कोस्ट, उत्कल कोस्ट। फिर आता है उत्कल कोस्ट के बाद आंध्रा कोस्ट, उत्कल कोस्ट, आंध्रा कोस्ट, आंध्रा कोस्ट। फिर नीचे आता है हमारे पास बच्चों कोरोमंडल कोस्ट। कौन सा कोस्ट? कोरोमंडल कोस्ट, कोरोमंडल कोस्ट, कोरोमंडल कोस्ट। इन बीच इनको सेपरेट करते हुए ना मुझे कुछ फेमस चीज़ वो है, मैं बताता हूँ एक बार, इसलिए लेता हूँ शायद दिख जाए, नहीं ये नहीं, कुछ ब्राइट लेते हैं यार, दिख जाएगा ये, हाँ देखो एक बार। जो काठियावाड़ में ना, तो ये जो काठियावाड़ को कोंकण को अलग करता है, ये है दमन, ये है दमन, दमन। और जो कोंकण को और कन्नड़ को अलग करता है वो तो मारमा गांव। कोंकण को और कन्नड़ को जो ये वाली जगह है इसको बोलते हैं मारमा गांव, मारमा गांव। फिर आता है कन्नड़ को और मालाबार को जो अलग करना है वो तो मैंगलोर, न्यू मंगलोर, बेंगलोर नहीं बच्चों, मंगलोर, न्यू मंगलोर, मंगलोर। और फिर यहाँ पे जो दोनों को मालाबार को और कोरोमंडल को अलग करता है ये है कन्याकुमारी, ये है कन्याकुमारी। फिर यहाँ पे यह है उत्कल कोस्ट, उत्कल कोस्ट और आंध्रा के बीच में है उत्कल कोस्ट के ये वाला चिल्का लेक, इधर आता है चिल्का लेक उत्कल कोस्ट पे, चिल्का लेक। चिल्का लेक है बच्चों सबसे बड़ी लगून लेक है ना। लगून लेक क्या होता है ये आप लोग कमेंट में बताओ, मैं फिलहाल कुछ अगर मैं हर चीज़ एक्सप्लेन करने लगा तो ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। खैर ये है चिल्का लेक यहाँ पे, तो चिल्का की और ये उत्कल कोस्ट जहाँ पे ख़त्म होता है, शुरू होता है चिल्का पे, ख़त्म होता है बच्चों ये होता है कोलेरू लेक पे। कौन सी लेक पे? कोलेरू, चिल्का लेक, कोलेरू लेक, ठीक है। अब उसके बाद फिर एक लेक और आती है, इसको बोलते हैं पुलिकत लेक। कौन सी? पुलिकट या फिर पुलिकत लेक बोलते हैं इसको, है ना। शुरू होती चिल्का पे, उत्कल कोस्ट कहाँ से शुरू होता है? चिल्का पे शुरू होता है, खत्म होता है कोंकण पे। आंध्रा कोस्ट कहाँ पे शुरू होता है? कोंकण से शुरू होता है पुलिकट तक। कोरोमंडल कहाँ पे शुरू होता है? पुलिकत से शुरू होकर कन्याकुमारी तक, ठीक है। इधर काठियावाड़ कहाँ पे खत्म होता है? दमन पे। और कोंकण कहाँ से शुरू होता है? दमन से शुरू होता है और मारवा गाँव पे खत्म हो जाता है। जहाँ पे मारवा गाँव पे खत्म होता है उसके बाद अगला कोस्ट शुरू हो जाता है, उसको बोलते हैं कन्नड़, और ये खत्म होता है न्यू मंगलोर पे। जहाँ पे न्यू मंगलोर मालाबार है वो शुरू होगा न्यू मंगलोर पे और ख़त्म हो जाएगा कन्याकुमारी पे बच्चों, है ना। आई होप समझ में आएगा आपको। तो इसका आंसर आ जाएगा कौन सी लेक आएगी इसकी? लोकटक कहाँ पे है? लोकटक मणिपुर में, तो ये गलत, ये गलत। बारापानी मेघालय में, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। अच्छा तीसरा कोलार हुआ आंध्र प्रदेश में, केरला में नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर 20 आ जाएगा सही आंसर बच्चों, है ना। फिर आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 8, मुझे पता है बच्चों वीडियो लंबी होने वाली है क्योंकि हम हर चीज़ को बहुत डिटेल में डिस्कस करना है ना, क्योंकि मेरा मानना यही है बच्चों कि अगर आपको किसी एग्ज़ाम के ऊपर अगर अपने होल्ड बनाना है ना, क्योंकि मैंने एग्ज़ाम सीडीएस को ना 7 आउट ऑफ 7 टाइम्स क्वालिफाई किया, तो उसका रीज़न है क्योंकि बच्चे सिर्फ नोट से पढ़ते रहते हैं ना, बुक से वो हाईलाइट करते रहते हैं, उससे कोई पेपर नहीं निकलता। पेपर निकलता मतलब जब तक आप पीवाईक्यू को नहीं अपना फोर्टे नहीं बना लेते ना, तब तक उसको
कट ऑफ करना हो सकता है, कट ऑफ कर जाए कुछ बच्चे, लेकिन वो आपकी डोमिनेंस नहीं बनेगी उस पर बिना पी क्योंकि आप उस पर कमांड नहीं कर सकते ना, इसलिए इतनी डिटेल से हम इसको कवर करें। क्वेश्चन नंबर 18 आता है, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 की जनगणना के अनुसार विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या आर करेक्ट, इनमें दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट सही या गलत है। एक इंसान है जो हु कैन ओनली रीड, जो केवल पढ़ सकता है लेकिन लिख नहीं सकता, वो पढ़ा लिखा नहीं है। एक इंसान है जो केवल पढ़ सकता है, जो बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ है तो उसको पढ़ सकता है लेकिन उसको लिखना नहीं आता, वो पढ़ा लिखा नहीं है। क्या ये बात सही है? फिर से सेकंड देखते हैं, ए पर्सन एज 7 ईयर्स, एक इंसान है जिसकी उम्र 7 साल है और उससे ऊपर एंड अबव, हु कैन बोथ रीड एंड राइट, जो पढ़ भी सकता है और लिख भी सकता है, विद अंडरस्टैंडिंग, समझ के साथ, इन एनी लैंग्वेज, किसी भी भाषा के अंदर, इज ट्रीटेड एज लिटरेट, उसको पढ़ा लिखा माना जाएगा, उसको शिक्षित माना जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर स्टेटमेंट नंबर 2 भी सही है, स्टेटमेंट नंबर 1 भी सही है, क्योंकि जो केवल पढ़ सकता है लेकिन लिख नहीं सकता उसको क्या बोलेंगे हम, पढ़ा लिखा नहीं मानेंगे बच्चों, है ना। उसको दैट इज आंसर नंबर सी विल बी राइट द आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, इसको मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ इसको, अब सही है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू हाउ मैनी कोस्टल एंड लैंडलॉक्ड स्टेट्स इन इंडिया, कितने कोस्टल एरिया से और लैंडलॉक एरिया से वो पास होती है। पहले ये बताओ कि कहाँ कहाँ से पास होती है, बताओ एक बार मुझे। ये पास होती है बच्चों गुजरात से, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, सॉरी छत्तीसगढ़ लिखने का तरीका थोड़ा कैजुअल है मेरा, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इनसे बच्चों ये पास होती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। अभी के अभी तुम 2-3 बार आप उसको याद करोगे ना, अभी के अभी याद हो जाएगा। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। वंस अगेन, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, इनसे एक टॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 स्टेट है। ठीक है, इनमें से कोस्टल कौन सा है? एक तो गुजरात कोस्टल है और एक वेस्ट बंगाल कोस्टल है। वेस्ट बंगाल बे ऑफ बंगाल से बॉर्डर टच करता है, गुजरात हमारा अरेबियन सी से बॉर्डर टच करता है, ये तो हो गए कोस्टल। बाकी सारे लैंड लॉक हैं बच्चों। तो क्या होगा, 2 and 6 विल द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 20, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन कैन लीड टू इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन देखो मतलब महंगाई किससे होगी ये हमें बताना है ना। रैपिड ग्रोथ ऑफ एग्रीगेट डिमांड ओवरवेइंग सप्लाई, जब डिमांड बढ़ती जाए, दो चीज़ है बच्चों, एक डिमांड है एक सप्लाई है। डिमांड है एक सप्लाई है। जब डिमांड बढ़ रही है ना, ओवरवेइंग सप्लाई, डिमांड इतनी बढ़ रही है कि सप्लाई उसको पूरी नहीं कर पा रही। डिमांड इतनी बढ़ रही है कि सप्लाई उसको पूरी ही नहीं कर पाए, तो उसको क्या महंगी हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। इसको थोड़ा एग्जांपल से समझो कि ना, आप मान लेते हैं अभी पेट्रोल का वो ले लेते हैं, एक बार पेट्रोल एग्जांपल ले लेते हैं। पेट्रोल या फिर कुछ और जैसे कि कोई ऐसा गुड्स, सब्जियां, वेजिटेबल्स भी ले सकते हैं ना हम, वेजिटेबल्स भी ले सकते हैं कि जिसकी डिमांड बढ़ रही है ना। जैसे कि ओनियन है, उसकी डिमांड बढ़ रही है लेकिन उसकी सप्लाई इतनी नहीं आ रही है ना, उसका प्रोडक्शन इतना नहीं हो रहा, तो क्या उसके प्राइस बढ़ जाएंगे? बिल्कुल बढ़ जाएंगे। लोग डिमांड करें कि हमें ओनियन चाहिए, ओनियन चाहिए, तो सप्लाई है नहीं, तो जो रिटेलर्स होंगे या फिर होलसेलर्स होंगे उसके प्राइस बढ़ा देंगे, है ना। तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, उससे महंगाई आ जाएगी। बिल्कुल सही है, ए बिल्कुल सही है। स्लगिश ग्रोथ ऑफ एग्रीगेट डिमांड, है ना। ग्रोथ डिमांड जो बढ़ रही है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। जब डिमांड धीरे धीरे बढ़ेगी तो उसको सप्लाई को ग्रो करने का टाइम मिल जाएगा। जब सप्लाई को ग्रो करने का टाइम मिल जाएगा तो बच्चों सप्लाई बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी तो डिमांड मतलब प्राइस नहीं बढ़ेंगे, फिर बी नहीं आएगा। रिडक्शन इन द मनी सप्लाई, रिडक्शन इन द मनी सप्लाई मतलब लोगों के पास पैसा कम जाए। अगर जब लोगों के पास पैसा कम जाएगा ना बच्चों, तो क्या लोगों के पास पैसा ही नहीं होगा, पैसा नहीं होगा तो लोग खरीदारी नहीं करेंगे, खरीदारी नहीं करेंगे तो चीज़ों के दाम गिर जाएंगे, है ना। कि फॉर एग्जांपल अगर मेरी मान लेते हैं कि मेरी उसकी
परचून की दुकान है ना, या फिर मेरी हलवाई की दुकान है, या फिर मेरी किसी भी चीज़ कुछ भी आप मान सकते हो एक्स वाई जेड। तो क्या होगा कि अगर मेरे पास लोगों के पास पैसा ही नहीं है ना, तो लोग मेरे पास आएंगे नहीं, क्योंकि उनको लोग आएंगे उस गली उनका मन करेगा कुछ शॉपिंग कर लें, लेकिन उनके पास पैसे नहीं है, तो क्या क्या करेंगे, वो सीधे निकल जाएंगे, है ना। तो फिर मैं क्या करूँगा, क्योंकि मेरे पास गुड्स रखे हैं, मेरे को बेचने हैं, तो मैं उनका दाम कम कर दूंगा, है ना। तो क्या इन्फ्लेशन होगी, नहीं बच्चे, इन्फ्लेशन का अपोजिट हो जाएगा ये। तो रिडक्शन इन मनी सप्लाई से महंगाई बढ़ती है नहीं, महंगाई नहीं है तो महंगाई कम होती है इससे। हायर लेवल्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी बढ़े तो क्या, वो भी बच्चों ऑप्शन सी से रिलेटेड है ये भी। अगर बेरोजगारी बढ़ेगी तो लोगों के पास पैसा नहीं है ना, लोगों के पास पैसा नहीं होगा, अगर पैसा नहीं होगा लोग खर्च नहीं करेंगे, खर्च नहीं करेंगे तो महंगाई नहीं बढ़ेगी, है ना। तो इसका आंसर आ जाए ऑप्शन नंबर ए। आई होप आज के लिए इतना बहुत है, ठीक है। और बताइए कैसा रहा आज का वीडियो, और अब अगर पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट करना पार्ट 2, और उसके फिर हम वीडियो बनाते हैं ये। थैंक यू सो मच अब तक आपकी पेशेंस के लिए, और मुझे बताना कि कैसी वीडियो बनी है, और कुछ कुछ जो इम्प्रूवमेंट आप चाहते हो नेक्स्ट वीडियो के अंदर वो हम कवर करेंगे। अब 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन आपको जो भी डाउट आया हो ना बच्चों, वो मुझे बताना, कि ताकि मैं पार्ट 2 के अंदर उसको एज अ डाउट सेक्शन में उसको इंक्लूड कर सकूँ, है ना। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।